जो सबसे पहला पॉइंट रहेगा वो रहेगा सरल रेखीय गति। यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इसके बारे में समझेंगे सरल रेखीय गति, और इसके बाद जो है हम सरल रेखीय गति जो है हम लिखेंगे। देखो इधर सरल रेखीय गति क्या है, सरल रेखीय गति क्या है, देखो इधर समझेंगे हम। सबसे पहले कोई वस्तु है हमारे पास और वो एक सीधी रेखा में गति कर रही है, जैसा कि इसका नाम है सरल रेखीय गति। सरल रेखी मतलब होता है, सरल रेखा मतलब होता है सीधी रेखा, समझ में आया। तो यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है, सरल रेखीय गति। जैसे जैसे ये हमारे पास, ये ऊपर से ऐसे छोड़ा है, नीचे आया, एक सीधी रेखा में आया, नहीं आया, ऐसे ऊपर से नीचे किस रेखा में आता है, सीधी रेखा में। तो ऊपर से नीचे की ओर जो वस्तु गिर रही है कैसी रेखा में गति कर रही है, सीधी रेखा में। तो ये कौन सी गति का उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा सरल रेखीय गति का उदाहरण। यह एक सीधे ट्रैक पर जो है, सीधे ट्रैक पर ट्रेन की गति, समझ में आया। सीधी पटरी है, एकदम से बिल्कुल सीधी पटरी है, उस पर किसकी गति, ट्रेन की गति। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, यदि कोई वस्तु, हेडिंग डालेंगे और यही लिख देंगे, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है, सरल रेखीय गति कहलाती है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखें, एग्जाम्पल भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, हो जाएगा जैसे लिख देंगे, सीधे ट्रैक पर रेलगाड़ी की सीधे ट्रैक का मतलब है सीधी पटरी पर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका लिख देंगे, दूसरा एग्जाम्पल लिख देंगे, सीधे ट्रैक पर रेलगाड़ी की गति हो गई है। एक और इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु की गति, गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु की गति, गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु की गति। गुरुत्व के अधीन का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे छोड़ दिया, ये गुरुत्व के अधीन गिर रही है, तो इसकी जो गति है एक सीधी रेखा में है, तो इसकी गति को कौन सी गति बोला जाएगा, सरल रेखीय गति बोलेंगे। अब अगला हेडिंग हम लिखेंगे यहाँ पे, एक समान गति। अगला हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे, एक समान गति। एक होती है एक समान गति और एक होती है असमान गति। देखो एक समान चाल और असमान चाल लिखाया था। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान गति, यदि कोई वस्तु असमान चाल से गति करती है तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। समझ में आया, ऐसे लिख देंगे, या हम ऐसे लिख देंगे, एक समान चाल में हमने परिभाषा लिखाई थी, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उसकी चाल कौन सी चाल कहलाती है, एक समान चाल, और उसकी जो गति होगी उस गति को बोला जाएगा एक समान गति। समझ में आया, तो यही लिख देंगे, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति एक समान गति, और यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करती है तो उसकी गति असमान गति। समान गति का मतलब ये है कि चलते जाएं समान दूरियां एकदम से समान स्पीड से जा रही है तो एक समान गति बोला जाएगा। समझ में आया, हम अब बाइक से जा रहे हैं और उस बाइक पर हम चलते समय हमारी जो है जो स्पीड है वो समान है, यानी कि पहले जो है 5 सेकंड में
10 मीटर अगले 5 सेकंड में 10 मीटर, यानी कि स्पीड बदल नहीं रही है, समान समय में समान दूरियां तय करे। तो यही चीज लिख देंगे, यदि कोई वस्तु समान समय में, यदि कोई वस्तु समान समय में, यदि कोई वस्तु समान, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। यही चाल की परिभाषा लिखाई थी, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उसकी चाल एक समान चाल, और उस टाइम पे उसकी गति एक समान गति कहलाती है। अब अगली हेडिंग लिखें असमान गति। अगला लिखेंगे असमान गति। कितना अंतर हो जाएगा? बस यही अंतर हो जाएगा, समान समय में असमान दूरियां तय करे। समान समय में कैसी दूरियां तय करे? असमान दूरियां तय करे। तो यहां लिख देंगे यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करे, समान समय में कैसी दूरियां तय करे? असमान दूरियां तय करे, तो उसकी जो चाल है वो क्या कहलाएगी? यही लिख देंगे, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे इसमें। एक समान हो गया ये। अब हमें क्या लिखना है? असमान गति, असमान गति। और असमान गति में अंतर कितना लिखना है? इसमें क्या लिखा है? यदि कोई वस्तु समान समय में, यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरियां तय करता है, समान दूरियां नहीं होगा, अब कैसी दूरियां हो जाएंगी? असमान दूरियां हो जाएंगी। ठीक है, यदि कोई वस्तु समान समय में असमान दूरियां तय करती है तो उसकी गति जो है वो कौन सी गति कहलाती है? असमान गति कहलाती है। कौन सी गति बोली जाएगी? उसकी गति असमान गति कहलाती है। समझ में आ गई वाली चीज? समान समय में समान दूरियां तय कर रही है तो एक समान गति, समान समय में असमान दूरियां तय कर रही है तो असमान गति कहलाती है। ठीक है ना? ये हो गई एक समान गति, और कौन सी गति हो गई? असमान गति। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है वृत्तीय गति। अगला जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो कौन सा गति है? वो है वृत्तीय गति। तो हेडिंग लिखेंगे हम वृत्तीय गति। हेडिंग क्या लिखेंगे मेरे भाई? हेडिंग लिखेंगे हम वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, देखो वृत्तीय गति क्या है? सर्कुलर मोशन। अगर कोई वस्तु जो है किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उसकी गति कौन सी गति बोली जाएगी? वृत्तीय गति। समझ में आया? कोई कण जो है या कोई वस्तु जो है किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति कौन सी गति हो जाएगी? वृत्तीय गति हो जाएगी। उदाहरण क्या हो जाएंगे वृत्तीय गति के? जैसे कि हमें मालूम है जो सूर्य है वो वो पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, चारों तरफ जो है वृत्ताकार पथ पर घूम रही है। तो ये वृत्ताकार पथ पर घूम रही है तो इसकी गति कौन सी गति हो जाएगी? वृत्तीय गति। या दूसरा इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे हमें मालूम है कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा किसके चारों ओर घूम रहा है? चंद्रमा घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो इस वजह से कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। एक और पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर क्या करता रहता है? कक्षा पर क्या वो वृत्ताकार पथों पर क्या करता रहता है? परिक्रमा करता रहता है। तो वो भी गति कौन सी गति है? वृत्तीय गति है। तो यही याद रखना है, यदि कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। इसमें भी हो जाएगा एक समान वृत्तीय गति और हो जाएगा असमान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति क्या है?
कि अगर जो है वृत्ताकार पथ पर समान समय में समान दूरियां तय कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर तो घूम रहा है लेकिन वो समान समय में समान दूरियां तय कर रहा है, तो कौन सी गति? एक समान वृत्तीय गति। और वृत्ताकार पथ पर जो है वो समान समय में असमान दूरियां तय कर रहा है, तो उसकी कौन सी गति हो जाएगी? असमान वृत्तीय गति हो जाएगी। तो सबसे पहले वृत्तीय गति लिखेंगे, फिर एक समान वृत्तीय गति लिखेंगे, फिर असमान वृत्तीय गति लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यदि कोई वस्तु, यहाँ पे लिखेंगे हम यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है, यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर, किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है, यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो उसकी गति, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है, तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु जो है किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है, तो उसकी गति कैसी गति कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण लिख देंगे वृत्तीय गति के उदाहरण। देखो वृत्तीय गति के उदाहरण क्या है, यहाँ आप लिखेंगे वृत्तीय गति के, वृत्तीय गति के उदाहरण। वृत्तीय गति का पहला उदाहरण तो यही हो जाएगा कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, तो ये लिख देंगे यहाँ पे, जैसे सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति। एक तो उदाहरण ये हो जाएगा। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? दूसरा उदाहरण हो जाएगा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, क्योंकि चंद्रमा भी वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो ये लिख देंगे पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा की गति। एक तो ये हो जाएगा। एक और हो जाएगा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की गति, नाभिक के चारों ओर किसकी गति? इलेक्ट्रॉनों की गति। एक और लिख देंगे यहाँ पे कृत्रिम उपग्रहों की गति। पृथ्वी के चारों ओर वैज्ञानिक जो है कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना या पृथ्वी की जानकारी एकत्रित करने के लिए, मौसम के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते रहते हैं वो वृत्ताकार पथों पर। तो ये लिख देंगे पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति, कृत्रिम उपग्रहों की गति, पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रहों की गति। ये हो गई वृत्तीय गति। इसके प्रकार भी हैं, एक होता है एक समान वृत्तीय गति और एक क्या होता है? असमान वृत्तीय गति। तो यहां पे लिखेंगे एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। सरल है, ज्यादा बहुत, सबसे ज्यादा बहुत सरल है, इसमें कुछ है थोड़ी ना। एक समान वृत्तीय गति क्या है? एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति क्या है? एक समान वृत्तीय गति समझ लो। देखो जैसे एक समान है वैसे ही असमान है। और क्या एक समान है, क्या असमान है? कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर तो घूम रही है, वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, वृत्तीय गति है। और वृत्ताकार पथ पर घूमते 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 वह समान समय में समान दूरियां तय कर रही है, समान समय में समान दूरियां। तो एक समान वृत्तीय गति। और वृत्ताकार पथ पर अगर समान समय में असमान दूरियां तय कर रही है तो असमान वृत्तीय गति। समझ में आया? लिखेंगे यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय अंतरालों में, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर
यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, तो उस वस्तु की गति को क्या बोला जाएगा? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो उस वस्तु की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उस वस्तु की गति को कौन सी गति बोला जाए? एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ये तो हो गया एक समान वृत्तीय गति। अब हमें दूसरे नंबर पर क्या पढ़ना है? दूसरे नंबर पर पढ़ना है असमान वृत्तीय गति। तो असमान वृत्तीय गति क्या है? यदि कोई वस्तु जो है समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है। कैसी दूरियां तय करेगी मेरे भाई? यदि कोई वस्तु जो है समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है, तो वस्तु की गति को कौन सी गति बोला जाएगा? असमान वृत्तीय गति बोला जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज लिखेंगे, असमान वृत्तीय गति हेडिंग लिखेंगे और इसमें हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। असमान वृत्तीय गति हेडिंग लिखेंगे, असमान वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर समान समय में समान समय अंतरालों में, कैसे समय अंतरालों में? समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है। समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है। समान समय अंतरालों में असमान दूरियां तय करती है, तो वस्तु की गति को कौन सी गति बोला जाएगा? असमान वृत्तीय गति बोला जाएगा। तो वस्तु की गति को कौन सी गति बोला जाए? असमान वृत्तीय गति बोला जाएगा। नोट करो तो फटाफट। असमान वृत्तीय गति बोला जाएगा। फटाफट नोट करो। एक और पॉइंट लिख दो, क्योंकि यहाँ पे वृत्तीय गति चल रहा है, तो यहाँ पे एक त्वरण और उत्पन्न होता है, अविकेंद्र त्वरण जिसे बोलते हैं। जिसे कौन सा त्वरण बोलते हैं? अविकेंद्र त्वरण। ये भी लिख दो। अब ये अविकेंद्र त्वरण क्या है? जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, जब कोई वस्तु असमान वृत्तीय गति करती है। कैसी गति करती है? असमान वृत्तीय गति करती है। या ऐसे बोल देंगे, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है
तो उसके केंद्र एक त्वरण उत्पन्न होता है, तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा जो है उस वृत्त के केंद्र की ओर होती है, जिसे कौन सा त्वरण बोला जाता है, जिसे बोला जाता है अभिकेंद्र त्वरण। जैसे जैसे ये कोई वृत्तीय पथ है ऐसे करके, ये कैसा पथ है, एक वृत्तीय पथ है और इस पर कोई वस्तु ऐसे गति कर रही है, इस पर जो है इसके चारों ओर ऐसे ऐसे वस्तु क्या कर रही है, वृत्ताकार पथ पर जो है वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। तो इस पर जो है वृत्ताकार पथ पर ये गति कर रही है, तो ये जो है इसके वेग में परिवर्तन के कारण जो है इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आया? जब ये वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है यहाँ पे। और जो त्वरण यहाँ पे उत्पन्न होता है उसकी दिशा किधर होती है, जो त्वरण उत्पन्न होता है उसकी दिशा होती है वृत्त के केंद्र की ओर, जिससे क्या बोला जाता है अभिकेंद्र त्वरण। समझ में आया? इसमें यही लिख देंगे, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, यदि कोई वस्तु, या ऐसे लिखेंगे जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है, जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। जिसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ठीक है, जिसे कौन सा त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अगर हमसे बोला जाए वृत्तीय गति करते हुए कण का वेग निकालिए, क्या पूछा जाए, वृत्तीय गति करने वाले कण का वेग निकालिए, तो यहां पर लिखेंगे वृत्तीय गति करते कण का वेग, वृत्तीय गति वृत्तीय गति करते कण का वेग। देखो इधर वृत्तीय गति करते कण का वेग निकालेंगे और वेग बराबर क्या होता है, वेग अगर हम निकालेंगे तो वेग v बराबर क्या होता है, वेग पूछा जाए या चाल पूछा जाए तो क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या लिखेंगे, समय। और दूरी कितनी हो जाएगी, अगर एक चक्कर चल रहा है तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। ऐसे यहाँ पे ये है वृत्तीय गति, कोई वस्तु कर रही है, वस्तु क्या कर रही है, वृत्तीय गति। और ये हमने मान लिया r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर क्या कर रही है, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। और इसकी अगर हमें चाल निकालनी है तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। और एक चक्कर में चली गई दूरी अगर निकालेंगे तो एक चक्कर यहाँ पे यहाँ तक एक चक्कर में चली गई दूरी क्या होगी, इस गोले की या इस वृत्त की परिधि के बराबर, इसकी परिधि के क्या होगी, बराबर। और इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। परिधि क्या होती है, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर। और 2 पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहां से यही फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पे वेग v बराबर 2 पाई आर और अपॉन क्या हो जाएगा, टी। ये फार्मूला याद रखना है कि वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए कण का जो वेग होता है, वेग v बराबर क्या होगा, 2 पाई आर अपॉन टी। अगर हमसे बोला जाए कि एक चक्कर पूरा कर रहा है तो एक चक्कर के लिए 2 पाई आर हो जाएगा, अगर 2 चक्कर पूरा कर रहा होता तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये भी याद रखना है, वेग v बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी। वेग v बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन टी। अगला जो हमें लिखना है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, वो है गति के समीकरण।
वो क्या चीज है, वो हमें पढ़ना है गति के समीकरण। अभी तक जो है हमें नहीं पता थे गति के समीकरण क्या है। आज जो है आप लोग जो है पहली बार पढ़ेंगे यहाँ पे गति के समीकरण, क्योंकि ये 9th क्लास में ही स्टार्टिंग हुआ। इससे पहले तो गति के समीकरण दिए नहीं जाते थे। पहले तो हम गति के समीकरण पढ़ेंगे, गति के समीकरण क्या है, गति के समीकरण कितने हैं, फिर हम निकालेंगे कि गति के जो समीकरण है वो कहां से आते हैं। समझ में निकाल के लिखेंगे कि ये गति का पहला समीकरण है, ये गति का दूसरा समीकरण, ये गति का तीसरा समीकरण है, और ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, और ये ऐसे आता। तो यहाँ पे हेडिंग हमें लिखना है गति के समीकरण। गति के समीकरण, पहली चीज तो हमें ये याद रखना है, अगर हमसे कोई पूछे कि गति के भाई कितने समीकरण होते हैं, तो हमें बताना है कि गति के जो समीकरण होते हैं वो कितने होते हैं। 3 समीकरण होते हैं। एक होता है गति का प्रथम समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण और गति का तृतीय समीकरण। पहली चीज तो हमें समीकरण से पहले तो हमें यही पता हो कि गति के समीकरण कितने होते हैं। समीकरण में बाद में पता हो कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। पहली चीज हमें क्या पता हो, गति के कितने समीकरण होते हैं। तो मेरे भाई जो गति के समीकरण होते हैं वो कितने समीकरण होते हैं, 3। एक होता है गति का प्रथम समीकरण, एक होता है द्वितीय समीकरण और एक होता है गति का तृतीय समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे गति के निम्न 3 समीकरण होते हैं। यहाँ पे यही चीज लिख देंगे, गति के निम्न 3 समीकरण, गति के निम्न 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं, गति के जो समीकरण होते हैं वो 3 समीकरण होते हैं। पहला लिखेंगे यहाँ पे, पहला होता है v बराबर u प्लस AT। जो दूसरा गति का समीकरण है वो होता है, गति का दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और गति का जो तीसरा समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया। तो गति के कितने समीकरण होते हैं, गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला क्या, v बराबर u प्लस AT। दूसरा क्या, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हैं 1/2 AT स्क्वायर। और तीसरा क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर हमसे पूछा जाए कितने समीकरण हैं भाई, तो गति के 3 समीकरण हैं। पहला क्या है, v बराबर u प्लस AT, s इक्वल टू क्या होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और तीसरा जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे जो मान दिए गए हैं, ये क्या है, ये क्या है, s क्या है, u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है, वो चीजें समझ लो। इसके बाद जो है हम दूसरी चीज समझेंगे, क्या है वो क्या है, u क्या है, हमने पहले भी बताया है। एक बार फिर से ये वाली चीजें, जो a है वो a है त्वरण। जहां a जो है क्या है, ये पहले मान लिख देंगे। जहां a जो है वो क्या है, यहां पे लिख देंगे a जो है वो क्या है, वस्तु का त्वरण है। a क्या है, त्वरण है। t जो है वो क्या है, समय है। t जो है वो क्या है, समय है। s जो है वो क्या है, दूरी है। s क्या है, दूरी है। v क्या है, या यहाँ पे u लिखेंगे, u जो है वो क्या है, वेग है। और इसे कौन सा वेग बोला जाता है, प्रारंभिक वेग। जब हमने त्वरण की परिभाषा लिखाई थी तब हमने बताया था प्रारंभिक वेग क्या है और अंतिम वेग क्या है। v कौन सा वेग है, अंतिम वेग। v जो है वो कौन सा वेग है, अंतिम वेग। यही चीजें हैं, 5 चीजें, और तो कुछ है नहीं। अब एक बार समझेंगे ये u और v के बारे में, एक बार हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो u क्या है, v क्या है, यहाँ पे ये वाली चीजें यहाँ पे समझेंगे। देखो यार, a तो कोई समस्या है नहीं, a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, t मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, s यहाँ पे ऐसी दूरी मान लिया गया है। s को समझ में आया। तो दूरी या विस्थापन किससे डिनोट करते हैं, s से। अब यहाँ पे u जो है वो प्रारंभिक वेग है और v जो है वो है अंतिम वेग। अब प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है। जब वस्तु ने गति प्रारंभ की है तब उसका कितना वेग था, उसे प्रारंभिक वेग बोलते हैं। और बाद में कितना वेग हो गया उसे क्या बोलेंगे, अंतिम वेग। इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं हम, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग ऐसे समझ लेंगे। कोई वस्तु जो है 10 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है, कितने वेग से गति कर रही है। कोई वस्तु जो है पहले जा रही थी वो कितने वेग से जा रही थी, 10 मीटर पर सेकंड।
और 4 सेकंड के बाद उसका जो वेग हो गया है वो 10 से हो गया 50 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? कोई वस्तु है, वो वस्तु कितने वेग से जा रही थी? 10 मीटर प्रति सेकंड वेग के वेग से जा रही थी, और 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई है, और 4 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है बढ़कर कितनी हो गई है? 10 से हो गई है 50। तो ये पहले वाला जो वेग है इसे हम किससे प्रस्तुत करेंगे? u से। जो पहले वाला वेग है इसे बोला जाएगा प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को हम किससे प्रस्तुत करते हैं? u से। और बाद वाला जो वेग है इसे बोला जाएगा अंतिम वेग, और अंतिम वेग को किससे प्रस्तुत करेंगे? u से। अगर हमें याद ना रहे कि प्रारंभिक वेग u प्रदर्शित करते हैं कि अंतिम वेग u से प्रदर्शित करते हैं, तो सीधी सी बात ये याद रखना है, एबीसीडी हमने पढ़ी है, एबीसीडी में u पहले आता है, b आता है बाद में। एबीसीडी में u के बाद क्या आता है? v, यानी कि u पहले आता है, और जो प्रारंभिक वेग होगा वो कैसे आएगा? पहले, और जो अंतिम वेग होगा वो कैसे आएगा? बाद में आएगा। तो प्रारंभिक वेग u से प्रस्तुत करते हैं और अंतिम वेग किससे प्रस्तुत करते हैं? v से। उम्मीद है सभी को प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग समझ में आया होगा। तो प्रारंभिक वेग जो है वो किससे प्रस्तुत करते हैं? u से, और अंतिम वेग को हम किससे प्रस्तुत करेंगे? v से। टाइम को किससे डिनोट करते हैं? t से। टाइम मतलब समय को किससे प्रस्तुत करते हैं? t से। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण को हम किससे प्रस्तुत करते हैं? a से। दूरी या विस्थापन को हम किससे प्रस्तुत करते हैं? b से। तो यही है गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस at। v कौन सा वेग है? अंतिम वेग। u कौन सा वेग है? u कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग है। और a क्या है? त्वरण। t क्या है? टाइम। ऐसा दूरी u है प्रारंभिक वेग, t क्या है? त्वरण। यहाँ पे a त्वरण, t समय, ऐसे यहाँ पे हो गया। अब इन चीजों को हम सिद्ध करेंगे कि गति का पहला समीकरण सिद्ध करना है, गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध करना है, फिर गति का तृतीय समीकरण सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहली हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण। हमें जो है क्या चीज सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है गति का प्रथम समीकरण। अब गति का प्रथम समीकरण कैसे सिद्ध करेंगे? हम मान लेंगे कोई वस्तु है हमारे पास, और वो वस्तु, उसका प्रारंभिक वेग है u। कोई वस्तु है, उसने गति प्रारंभ की है, प्रारंभिक वेग उसका u है, और वो त्वरण उसका a है। t समय के बाद जो उसकी जो है वेग जो है वो कितना हो गया? v हो गया। जैसे कि हमने ये वस्तु मान ली है, ये वस्तु अभी इसका वेग कितना मान लिया? u, और इस वस्तु ने गति करना प्रारंभ कर दिया। इस वस्तु ने क्या प्रारंभ कर दिया? गति। जब इसने गति प्रारंभ कर दिया तो इसका कुछ ना कुछ त्वरण होगा। हमने मान लिया ये a त्वरण से गति कर रही है, और u प्रारंभिक वेग है, इसने ऐसा दूरी तय की, और t समय के बाद इसका वेग क्या हो गया? v हो गया। यही चीजें लिख देंगे। माना कोई वस्तु जब गतिमान है तो उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, तो ये लिख देंगे माना कोई वस्तु, यहाँ पे लिखेंगे माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग, जिसका प्रारंभिक वेग u है, जिसका प्रारंभिक वेग कितना है? u है, जो एक समान त्वरण, ए हमने त्वरण मान लिया, जो एक समान त्वरण a से गतिमान है। कितने त्वरण से गतिमान है? एक समान त्वरण a से गतिमान है। यह t समय में, s दूरी तय करके, यह t समय में s दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है। v वेग प्राप्त कर लेती है। कितना वेग प्राप्त कर लेती है? v वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बस त्वरण निकालना। अतः वस्तु में उत्पन्न त्वरण, अतः वस्तु का त्वरण, अतः कुछ नहीं निकालना, बस वस्तु का त्वरण निकालना है। बस जो है पहला आ जाएगा गति का समीकरण। अतः वस्तु का त्वरण, त्वरण किससे प्रस्तुत करते हैं? a से। और a क्या होता है? वेग परिवर्तन, और अपान क्या होता है? समय अंतराल।
तो वेग में परिवर्तन कितना है, पहले उसका वेग u था, बाद में वेग v हो गया, तो वेग में परिवर्तन निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, v माइनस यू। वेग में परिवर्तन जो होगा वो कितना हो जाएगा, v माइनस यू। जैसे पहले 10 था, बाद में 20 हो गया, तो परिवर्तन निकालेंगे 20 माइनस का क्या करेंगे 10। ऐसे ही पहले u था, बाद में v हो गया है, तो वेग में परिवर्तन निकालेंगे, तो वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, v माइनस यू, और अपॉन कितने समय में, t समय में। ये t का इधर भाग है, इधर आएगा गुणा हो जाएगा, तो t का a में गुणा हो जाएगा, तो at बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम v का मान निकालेंगे, u उधर माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, u इधर उधर था माइनस का इधर आ गया प्लस का, इधर क्या हो गया at बराबर क्या बचेगा v। या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस at। यही गति का कौन सा समीकरण है, यही गति का पहला समीकरण। इसी चीज को हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया गति का पहला समीकरण। और गति का पहला समीकरण क्या होता है, गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस at। ठीक है, ऐसे ही हम गति का दूसरा समीकरण लिखेंगे। जब गति का दूसरा समीकरण लिखेंगे तो ऐसे ही सेम मान लेंगे, कोई वस्तु मान लेंगे हम, और वस्तु जो हम मानेंगे उसका प्रारंभिक वेग हम मान लेंगे v है, और वह एक समान त्वरण से गतिमान है। t समय के बाद उसने दूरी s तय कर ली है, और s दूरी तय करने के बाद जो है उसने कितना वेग प्राप्त कर लिया है, v वेग प्राप्त कर लिया है। तो यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे लिख देंगे, माना कोई वस्तु, क्या लिखेंगे हम, माना कोई वस्तु, यही वाली हिंदी लिख देंगे। ठीक है, माना कोई वस्तु, दोबारा लिखने से अच्छा है यहीं से टाइप। क्या बात है भाई, क्या दिक्कत है। चलो हम लिख ही दे रहे हैं। तो कौन सा समीकरण लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गति का द्वितीय समीकरण। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गति का द्वितीय समीकरण। देखो गति का द्वितीय समीकरण क्या लिखेंगे, वैसे ही सेम मान लेंगे। माना कोई वस्तु है जो पहले u वेग से गतिमान थी, उसका त्वरण a था, और t समय के बाद उसने कितनी दूरी तय कर ली है, s दूरी तय कर ली है, और उसका जो वेग हो गया बाद में बदल जाएगा, तो उसका वेग हमने मान लिया वो v हो गया। तो ये लिख देंगे, माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु जो प्रारंभिक वेग u से, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, जिसका त्वरण a है, जिसका त्वरण a है, जो t समय में s दूरी तय करके, जो t समय में s दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है, v वेग प्राप्त कर लेती है। कितना वेग प्राप्त कर लेती है, जो t समय में s दूरी तय करके v वेग प्राप्त कर लेती है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर हम गति का पहला समीकरण सिद्ध करेंगे तो हमें क्या निकालना है, त्वरण। तो त्वरण a बराबर क्या रहा है, v माइनस यू अपॉन टी। अगर हम दूसरा गति का समीकरण जब हम सिद्ध करेंगे तो हमें याद रखना है कि जब हम गति का दूसरा समीकरण सिद्ध करेंगे तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। क्या निकालेंगे, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। यहां पे लिखेंगे अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, और वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल यानी कि वेग। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेग है, एक है प्रारंभिक वेग और एक क्या है, अंतिम वेग। तो यहाँ पे दो वेग है, तो हम दोनों वेगों का औसत निकालेंगे। अब यहाँ पे हम u रखें या v रखें, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय।
और हमारे पास चाल का मतलब यानी कि वेग, तो हमारे पास दो है, एक है u और एक क्या है v है, तो हम u रखें या v, ना तो u रखा जाएगा ना v रखा जाएगा, इन दोनों का क्या रखेंगे औसत मान। तो यहां पे लिखेंगे औसत वेग इंटू समय, औसत वेग और इंटू क्या हो जाएगा समय। तो यहाँ पे s बराबर लिखेंगे औसत वेग क्या हो रहा है, एक वेग है u और एक है v, एक है u और एक क्या है v, इनका औसत निकालेंगे। तो किसी चीज का औसत निकालते हैं उनको सबसे पहले जोड़ेंगे, और उसमें अगर दो संख्याओं का औसत निकालना है तो दो का भाग दे देंगे, तीन संख्याओं का औसत निकालना है तो तीन का भाग दे देंगे। हमारे पास दो वेग है, एक u है और एक क्या है v है, और इन दोनों का औसत निकालेंगे। तो जब औसत निकालते हैं उनको जोड़ते हैं, और जितनी संख्याओं का निकालते हैं उनका क्या कर देते हैं भाग। तो कितनी संख्याओं का औसत निकालना है, दो संख्याओं का, तो दो का भाग दे देंगे। अगर हमारे पास तीन संख्या होती, तीन संख्याओं का निकालने होते तो हम तीन का भाग दे देते। तो यही लिखेंगे औसत वेग क्या हो जाएगा u प्लस v और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा औसत वेग, और इंटू समय, समय की जगह पे क्या हो जाएगा t। अब समीकरण एक जो गति का पहला समीकरण आया है, गति का पहला समीकरण क्या है, गति का पहला समीकरण आया है v बराबर u प्लस ए टी। यहां से मान रख देंगे v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पे किसका मान रखेंगे, ये जो मान आया है इसमें हम जो है v का मान रख देंगे, v बराबर क्या है u प्लस ए टी। पहला नंबर क्या है, पहले नंबर पे हम ये करेंगे कि जो है औसत वो दूरी निकालेंगे, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, औसत वेग इंटू समय, औसत वेग क्या है u प्लस वी अपॉन 2 इंटू क्या रहेगा t। दूसरे नंबर पे हमारा पॉइंट ये रहेगा, जो v है हमारे पास यहाँ पे जो v आया, v का मान कितना होता है u प्लस ए टी, और कहां से आया ये समीकरण एक से, बस हम इसमें मान रख देंगे। तो s बराबर अगर निकालेंगे तो s बराबर क्या हो रहा है u प्लस, इस v की जगह पे क्या लिख देंगे, v की जगह पे लिख देंगे u प्लस ए टी। समझ में आया, इस v की जगह पे क्या लिख दिया u प्लस ए टी, और अपॉन में क्या लिख देंगे, अपॉन में लिख देंगे 2, और इंटू में क्या, इंटू में है t। कुछ नहीं किया है इसमें, बस हमने v का मान रख दिया, v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। तो u पहले था और v की जगह पे क्या लिख दिया u प्लस ए टी, और अपॉन में 2 कर दिया इंटू t। अब इस t का अंदर गुणा करेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा ut हो गया ut, और ut के साथ में क्या करते हैं, वो ut नहीं होगा अभी, s और s जो है वो u और u जोड़ेंगे, u और u कितना u हो जाएगा 2u, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2u, और इंटू में क्या हो जाएगा 80, और इसके साथ में क्या है t, और अपॉन में क्या है 2 है, बस u और u जोड़ दिया। अब t का अंदर गुणा करेंगे तो s बराबर क्या हो रहा है 2ut, t का इसमें भी गुणा हो जाएगा, प्लस t का अब इस वाले में गुणा करेंगे तो क्या हो रहा है 80 स्क्वायर, अपॉन में क्या है 2। अब इस 2 का जो है पूरे में भाग है, इस 2 का इसमें भी भाग है, इस 2 का इसमें भी भाग है, तो इस 2 का अलग अलग अगर हम भाग देंगे तो s बराबर क्या हो रहा है, s बराबर हो जाएगा, इस 2 का 2ut में भाग देंगे तो s बराबर क्या हो रहा है 2ut, अपॉन हो जाएगा 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2, तो प्लस हो जाएगा 80 स्क्वायर, 1/2 80, 2 से 2 कट जाएगा, तो s बराबर क्या बचेगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हो जाएगा गति का द्वितीय समीकरण। ये गति का कौन सा समीकरण हो गया, द्वितीय समीकरण। दो समीकरण पढ़ लिए हमने, एक गति का पहला समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, और ये भी निकाल लिया कि ये गति का पहला समीकरण कैसे आया, गति का दूसरा समीकरण कैसे आया। अब हमें निकालेंगे गति का तीसरा समीकरण कि गति का जो है वो तीसरा समीकरण कैसे आता है। तो पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे गति का तृतीय समीकरण, हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण कैसे निकालते हैं। पहला वाला अगर हम निकालेंगे तो पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में क्या करना है, हिंदी लिख के बस त्वरण निकाल देना है, त्वरण हो जाएगा। और दूसरे वाले में क्या करना है, दूसरे वाले में बस हमें क्या करना है, दूसरे वाले गति का समीकरण अगर हम निकालेंगे तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या जाए, चाल गुणे समय, चाल की जगह पे औसत चाल या औसत वेग रखेंगे, ठीक है। गति का तृतीय समीकरण निकालेंगे, तो गति का जब तृतीय समीकरण निकालेंगे तो गति का तृतीय समीकरण हम निकालेंगे गति के प्रथम समीकरण से। गति का जो तृतीय समीकरण हम निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। कुछ नहीं लिखना है, लिखना है तो वही वाली हिंदी लिख देना। माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, जो a त्वरण से गतिमान है, जो t समय में s दूरी तय करके
v वेग प्राप्त कर लेती है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है गति के प्रथम समीकरण। जब हम तीसरा समीकरण निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम, तीसरा वाला कहां से निकालेंगे, पहले वाले से, गति के प्रथम समीकरण से। तो यहाँ पे लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, और गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी, इतना रखना है। ठीक है, इसको लिख देंगे समीकरण एक, या ऐसे लिख देंगे गति के प्रथम समीकरण से। और गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। कुछ नहीं करना है, जो पहला समीकरण है गति का, बस उसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हम एलएचएस का वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। अब जो है स्क्वायर हम खोल देंगे, इधर वाले का जो होल स्क्वायर आया उसको खोलेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऐसे ही हो जाएगा, ये v स्क्वायर बराबर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा u स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए टी का स्क्वायर होगा, u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab। तो यही चीज लिखेंगे यहाँ पे, u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, बी स्क्वायर करेंगे तो v की जगह पे क्या है, a इंटू टी है, तो क्या रहा है a स्क्वायर इंटू क्या रहा है टी स्क्वायर। अभी सिर्फ क्या हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की जगह पे u है और b की जगह पे क्या at है, प्लस का क्या होता है 2ab, तो प्लस का होता है 2a की जगह पे क्या u, तो 2a और b की जगह पे क्या at, तो यहाँ पे जाए 80। इतना आ गया ये। ठीक है, कितना आ गया, v स्क्वायर बराबर आया u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का कितना आया 2uat। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या चीज कॉमन मिल रहा है, जो चीज कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लेंगे। देखो भाई क्या कॉमन मिल रहा है इसमें से हमें, इधर वाला तो ऐसे ही लिख देंगे v स्क्वायर, ये v स्क्वायर ऐसे लिख दिया है, u स्क्वायर ऐसे लिख दिया है। अब इसमें से और इसमें से हम 2a कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, प्लस का इस वाले में से और इस वाले में से हम 2a कॉमन लेंगे। तो यहां से अगर हम 2a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो इधर यहां पे क्या बचेगा, यहां पे क्या बचेगा, हमने a कॉमन लिया। और जब हम कोई चीज कॉमन लेते हैं किसी चीज में तो अंदर जो होता है उसका भाग हो जाता है। अब हमने यहाँ पे 2a कॉमन ले लिया। अब आप लोग ये बोलोगे यहाँ पे अंदर तो इस वाले में तो 2a है नहीं, तो कॉमन कहां से ले लिया, ये भी तो बात है, इसमें तो 2a है नहीं तो कॉमन कहां से ले लिया है। तो जिसमें कॉमन हमने इस वजह से लिया है, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है 6 और प्लस का लिखा है यहाँ पे 9, ये 6 है और यहाँ पे कितना है 9 है। इस वाले में से इन दोनों पदों में से हमें मालूम है कितना कॉमन है, 3 कॉमन मिल रहा है। इनमें से कितना कॉमन है, 3 कॉमन है। 3 कॉमन लेंगे तो यहां से जब इसने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, यही तो बचेगा। या ऐसे समझ लो यहाँ पे ऐसे समझ लो, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 4x, 2x प्लस का कितना 4x। तो इसमें से अगर हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से अगर हमने 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया 1 बचा, 4x यहाँ से अगर हमने 2x कॉमन लिया तो इसमें कितना बचेगा, x कॉमन ले लिया तो x बाहर हो गया तो x तो गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा 2, यानी 1 प्लस 2 बचेगा। सीधी सी बात ये याद रखो कि जो चीजें कॉमन लेते हैं वो चीजें जिन पदों में जो चीज कॉमन लेते हैं उसमें उसका क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। तो इसमें हमने 2a कॉमन लिया, ये v स्क्वायर u स्क्वायर ऐसे लिख दिया प्लस का, यहाँ पे हमने कितना कॉमन लिया, इन दो पदों में a स्क्वायर टी स्क्वायर और 2uat में से हमने क्या चीज कॉमन लिया, 2a जो है वो हमने कॉमन लिया है। तो जो चीज कॉमन लेंगे उस वाली चीज का अंदर भाग हो जाएगा, इतना चीज याद रखना है। तो यहाँ पे हमने ये 2a कॉमन किसमें से लिया है, a स्क्वायर टी स्क्वायर में से। जब a स्क्वायर टी स्क्वायर में से 2a कॉमन लिया है तो 2a का यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। प्लस हमने दोनों पदों में से लिया है तो क्या हो जाएगा 2uat में से हमने कितना कॉमन लिया, 2a कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो चीज घटेगी वो काट देंगे, देखो इधर
ये कटेगा, एक ए से ये ए कट जाएगा और इस ए से ये ए कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचेगा यू स्क्वायर प्लस 2a, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये u बचा है और t बचा है, तो उधर वाला पद पहले लिख दिया ut प्लस यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे बचा at स्क्वायर, ये चीज बचा है। और हमें मालूम है ut प्लस हाफ at स्क्वायर किसके बराबर है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर है s के बराबर। अगर लिखना है तो ब्रैकेट लिख देने, हम जानते हैं s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कहां से आया ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आया गति के दूसरे समीकरण से, तो इसकी जगह पे हम s लिख देंगे, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2a, और इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा s। ये गति का कौन सा समीकरण हो जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे यही गति का तृतीय समीकरण है। यही गति का कौन सा समीकरण है, तृतीय समीकरण है। यही गति का तृतीय समीकरण है। ठीक है, ये हमारा जो आज यहीं तक क्लास पूरी हो गई वाली। बस हमारा जो इस चैप्टर में बस एक पॉइंट बचा है, गति के ग्राफीय निरूपण। गति का कौन सा निरूपण बचा है, गति का ग्राफीय निरूपण। गति को हम ग्राफ में हम निरूपित करेंगे, बाकी जो है इस चैप्टर में हमारी चीजें सब कंप्लीट हो गई हैं। उम्मीद है आप सभी को क्लास एकदम समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कराएंगे।